सुजीत सिंह, वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो अभी की जो एग्जिस्टिंग सीरीज चल रही है वो है इकोलॉजी, जो क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और उस यूनिट से फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने फ़िलहाल 4 वीडियो पार्ट लॉन्च कर दिया है और ये वीडियो पार्ट कौन सा है आपका 5th। तो इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में मुझसे आप कनेक्ट होने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप और भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो ट्विटर पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग, हमारे इकोसिस्टम में जो रह रहे हैं उन पर जो एबायोटिक फैक्टर है उनका क्या क्या इफेक्ट होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था रिस्पॉन्सेज ऑफ एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। अब देखो इस एबायोटिक फैक्टर में अगर हम बात करते हैं तो इस एबायोटिक फैक्टर में हम बेसिकली लाइट की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो ये एबायोटिक फैक्टर है इसमें हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, हम बात करेंगे वाटर के बारे में, हम बात करेंगे लाइट के बारे में, और बहुत सारे इसी तरीके से क्या है आपके एबायोटिक फैक्टर हैं जो किस पे आप रिस्पॉन्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बायोटिक मीन्स आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इन एबायोटिक फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पड़ रहा है उस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल मैनर में देखेंगे। तो देखो हमने अंडरस्टैंड किया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेचर कैसा है। वो ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटर हैं क्या, रेगुलेटर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं क्या, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं क्या, या आप बोल सकते हो दूसरा टाइप क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्या हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट नेचर के क्या है ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को रेगुलेटर टाइप के ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरीज में रखा गया, कुछ को हमने बोला क्या, कुछ को हमने बोला कन्फर्मर्स, ठीक है, कन्फर्मर्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तीसरा जो कैटेगरी है उसमें हमने रखा क्या आपके कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेसिकली माइग्रेट कर जाते हैं। तो माइग्रेशन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स ये डिफरेंट नेचर है। अभी हम इसको और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। और फोर्थ कैटेगरी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बेसिकली अपने आप को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर लेते हैं, जिसमें बेसिकली कुछ और नहीं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये सारा जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारा जो कैटेगरी है रेगुलेटर टाइप की कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, सभी डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज में आप बेसिकली ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होम्योस्टेसिस की प्रोसेस, अगर इसको आप होम्योस्टेसिस प्रोसेस से डिफाइन करते हो तो देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, कुछ ऑर्गेनिजम्स उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। और ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बेसिकली आप बात करते हो यहाँ पर किसके बारे में, तो आप बात करते हो ऑस्मो रेगुलेशन, या आप बात करते हो थर्मो रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में आप बात करोगे। एक तो जो रेगुलेशन हो रहा है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, और दूसरा ब्लड की ऑस्मोलैरिटी। तो अगर यहाँ पर आप बात करते हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने टेम्परेचर को
क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है, ऑस्मोलैरिटी अगर हम बात करते हैं कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे कि पहला फैक्टर तो है टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा फैक्टर है कि जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, और ये डिफाइन करता है कि ब्लड ऑस्मोलैरिटी क्या है। बात क्लियर है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वाया थर्मो रेगुलेशन, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जब वहां पे रेगुलेट हो रही थी, इसी को आप बोलोगे वाया ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब सपोज यहां पर अगर हम एक ऑर्गेनिज्म कोई ए है, या आप इसको इस तरीके से समझो कि सपोज जो रेगुलेटर्स क्या है, इस चीज़ को मैं यही डिफाइन कर देता हूँ कि रेगुलेटर टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट करके रखते हैं। मींस उनका जो होमियोस्टेसिस है वो हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। इसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट क्या है, ये इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। जब सपोज अगर हम बात करते हैं कि जो सराउंडिंग का जो कंडीशन है, सपोज इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग का एनवायरमेंट कंडीशन है, सपोज टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर सपोज -10 डिग्री सेल्सियस है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर चलो कि सराउंडिंग का जो कंडीशन है और यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया है। टेम्परेचर एक तरह का क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, ठीक। अब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बॉडी का है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा कांस्टेंट रखने के लिए क्या यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज द एनर्जी, ठीक है, बाई मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू मेंटेन करके चल रहे हैं। तो जो होमियोस्टेसिस जो प्रोसेस है, इसका मतलब है ये कि अपने सेल या बॉडी के एनवायरमेंटल कंडीशंस को ऑर्गेनिजम्स हमेशा मेंटेन करके चलते हैं या कांस्टेंट करके रखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप बोलते हो रेगुलेटर। उसने अपने इंटरनल एनवायरमेंट को क्या करके रखा है, कांस्टेंट करके रखा है, मेंटेन करके रखा है एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कन्फर्मर्स के बारे में, तो कन्फर्मर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कन्फर्मर ऑर्गेनिजम्स जो है वो डज नॉट मेंटेन its internal conditions, मीन्स ये होमियोस्टेसिस प्रोसेस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के टेम्परेचर, सपोज अगर इसके बॉडी के टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तो सपोज इसके बॉडी का टेम्परेचर अभी -8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है।
-8 डिग्री सेल्सियस है बॉडी के टेम्परेचर का। क्योंकि इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ये इसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डज नॉट मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन, internal environment condition, it depend upon the surrounding environment conditions। ये कैसे organisms होते हैं, it depends upon the surrounding environment condition। ठीक है, ये अपने होमेोस्टेसिस की प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके सराउंडिंग का जो अभी टेम्परेचर है, अभी क्या है 8 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी 8 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर लें। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्गेनिज्म मूव करके किसी दूसरे इन्वायरमेंट कंडीशन में जाए, फॉर एग्जांपल कोई ये एक सराउंडिंग है, ठीक है, इस ऑर्गेनिजम्स कि अगर आप टेम्परेचर की बात करते हो तो यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे एरिया में था, तो वहाँ का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो था 8 डिग्री सेल्सियस। तो इस ऑर्गेनिज्म ने अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया किसका, -8 डिग्री सेल्सियस। अब ये ऑर्गेनिजम्स मूव कर गया किसी दूसरे इन्वायरमेंट में, तो दूसरे इन्वायरमेंट में जाने के बाद वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखोगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को ही अडाप्ट कर ले, सराउंडिंग इन्वायरमेंट को ही अडाप्ट कर ले, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को आप बोलते हो कन्फर्मर ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर है। तीसरी कैटेगरी यहाँ पर ये है, तीसरी कैटेगरी की अगर आप बात करते हो तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, और या माइग्रेटरी टाइप के, जैसे आपने सुना होगा कि जब राजस्थान में एक जगह है, एक पार्क है भरतपुर में, केलाडो नेशनल पार्क है, यहाँ पर समर्स के टाइम में, यहाँ पर विंटर्स के टाइम में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, स्पेसिफिकली सर्बिया कंट्री के थ्रू, जहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये माइग्रेशन है, माइग्रेशन या माइग्रेट जो है, ये एक तरह की टेम्परेरी क्या है, मूवमेंट है, टेम्पररी मूवमेंट है, मूवमेंट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं समर्स के टाइम में, जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताएं तो बहुत सारे लोग जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो। ठीक है, तो जनरली वैकेशंस पे लोग कब जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो ऐसी जगह को वो ऑप्ट करते हैं, ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में समर्स के टाइम में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो लोग अपने वेकेशंस पे कहाँ जाना पसंद करते हैं, जनरली कोल्डर एरिया में जाना पसंद करते हैं, कोल्डर एरिया में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो ह्यूमन की बात हुई, बट बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारा डिस्टेंस को कंप्लीट करके ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे उनको ब्रीडिंग करने में हेल्प करें और अपने बेबीज़ को नरिशमेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली माइग्रेशन इसीलिए होता है कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उसको कुछ देर के लिए अवॉइड कर सकें और ऐसी जगह आएँ जहाँ पर उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं तो भरतपुर और कहाँ की बात हो रही है, राजस्थान की हम बात करें, यहाँ पर एक पार्क है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, कभी आप इसके बारे में पढ़ना, एक नेशनल पार्क है और इसका नाम क्या है, तो इस नेशनल पार्क का नाम है केलाडो नेशनल पार्क। नाम क्या है, केलाडो नेशनल पार्क। अब यहाँ इस पार्क में बहुत डिफरेंट बर्ड्स आती हैं, बहुत डिफरेंट बर्ड्स आती हैं।
तो अगर यहाँ पर क्या आती हैं, उन बर्ड्स को ही आप क्या बोलते हो, माइग्रेटरी बर्ड्स। और ये बर्ड्स जनरली कहाँ से आती हैं, तो फ्रॉम साइबेरिया, फ्रॉम साइबेरिया। ठीक है, तो ये बर्ड्स इसलिए आती है ताकि वो अपनी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं, ठीक है, जैसे ब्रीडिंग करना, एग ले करना, तो ये बेसिकली उस टाइम पर आती हैं ताकि अपने फेवरेबल कंडीशंस में दोबारा कुछ टाइम बाद ये दोबारा से बर्ड्स राजस्थान के भरतपुर एरिया से दोबारा से मूव करके साइबेरिया में चली जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन है, तो ऑर्गेनिजम्स कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, तो यहाँ पर हमने बात किया एक प्रोसेस है सस्पेंड। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि बहुत डिफरेंट बैक्टीरिया, जैसे अगर हम बात करते हैं ये प्रोसेस जनरली बैक्टीरिया और फंजाई में ही होती है, तो ये कहाँ पे हो रही है प्रोसेस, सस्पेंडन की जो प्रोसेस है मेनली अगर इन फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम लोअर प्लांट्स में ही जनरली आपको दिखता है कि इस तरह की प्रोसेस चल रही हैं, लोअर प्लांट्स। अब होता क्या है कि बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स में जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो सीड आपने देखा है ना, जो सीड बेसिकली क्या करता है, अपने आप को डॉर्मेंट स्टेज में रखता है। सीड अगर हम बात करते हैं किसी भी प्लांट सीड्स की, जैसे फॉर एग्जांपल हम चने की बात करते हैं, वो एक तरह का क्या है, सीड है। ठीक है, जब उसको पानी नहीं मिलता है, जब उसके सामने स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो अपने आप को क्या कर लेता है, डॉर्मेंट कर लेता है। डॉर्मेंट एक स्टेज है जिस स्टेज में फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं वो क्या होती है, या तो रुक जाती है, या जनरली या तो कम हो जाती है, या तो वो प्रोसेसेस क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है, तो डॉर्मेंट एक तरह का क्या है, स्टेज है। अब जैसे इस सीड को वाटर आप देते हो, और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये सीड क्या करने लगता है, सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस, मीन्स ये सीड जर्मिनेट कर जाता है और एक स्पेसिफिक प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ टाइम बाद जब जर्मिनेट करेगा तो प्लांट अपने आप को क्या कर ले रहा है, ग्रो कर रहा है और एक पूरा प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसी स्टेज को ही आप क्या बोल रहे हो, सस्पेंड। अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या कर ले रहा है, प्लांट ने कुछ टाइम के लिए या तो रिड्यूस कर लिया या तो स्टॉप कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह का क्या है, ये एक तरह का मैकेनिज्म है, ठीक है, ताकि स्ट्रेसफुल कंडीशन को ओवरकम कर लिया जाए। बात क्लियर है? तो बेसिकली बहुत सारे आप देखोगे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो बियर्स होते हैं, जो पोलर बियर होते हैं, बेसिकली वो हाइबरनेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पोलर बियर है वो हाइबरनेशन विंटर्स के टाइम में जनरली ये प्रोसेस कब चलती हैं, ड्यूरिंग विंटर्स। तो वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जब बहुत ज़्यादा विंटर होता है तो हाइबरनेट करते हैं ताकि उनके इंटरनल बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएं, हाइबरनेट हो जाएं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे फिशेस का भी एग्जांपल है, जैसे हम बात करते हैं कि डिफरेंट कुछ ऐसी फिश हैं, या आप बोल सकते हो एंड स्नेल हैं, जो कुछ इस तरह की प्रोसेस चलते हैं ताकि वो ड्यूरिंग समर टाइम में, अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग, ये कब प्रोसेस चलती हैं इसमें, तो ड्यूरिंग समर, क्योंकि समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो बेसिकली ये किस में चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं एवेस्टिनेशन। ठीक है, तो एवेस्टिनेशन एक तरह का क्या है,
प्रोसेस है जिसमें वो इस टेम्परेचर्स उनको बहुत ज़्यादा हार्म ना कर पाए। तो ये एक तरह की कुछ प्रोसेस, और ये सारी प्रोसेस जो हैं ये आपकी किस में आएंगी, तो सस्पेंड वाले कैटेगरीज में आएंगे। बात क्लियर है? तो जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडवर्स कंडीशंस मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत कम हो या वाटर का कंसंट्रेशन, लाइट का कंसंट्रेशन, तो ये पूरे क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं। और ये एबायोटिक फैक्टर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे अफेक्ट करते हैं उस बेसिस पर इन ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटर टाइप के हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कन्फर्मर टाइप्स के हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं माइग्रेशन या सस्पेंड। तो फर्स्ट रेगुलेटर और कन्फर्मर को आप अंडरस्टैंड करना हमेशा होम्योस्टेसिस टर्म्स को रिलेट करके, ठीक है। और माइग्रेशंस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब भी बहुत ही ज़्यादा एडवर्स या स्ट्रेसफुल कंडीशंस होते हैं तो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, और ये एक तरह का टेम्परेरी मूवमेंट है। और जब इन्वायरमेंट का कंडीशन उनके लिए सूटेबल होता है तो दोबारा से वो अपने हैबिटेट में आ जाते हैं, ठीक है। सस्पेंड बेसिकली आप बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स के रिस्पेक्ट में आप अंडरस्टैंड करते हो, और यहाँ पर हाइबरनेशन और वेस्टिनेशन प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड करते हो। तो आप अपने कमेंट को ज़रूर पिन करना कमेंट बॉक्स में, और साथ में साथ मुझे आप कभी भी किसी भी टाइम पे अगर आपको स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और ऐसे ही मुझे आप सपोर्ट करो। मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यूट्यूब पर लेकर के आऊँगा, ठीक है। और बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो ताकि ये कंटेंट उन्हें भी मिले, ठीक है। थैंक यू।